नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अपनी प्रिय लेखिका हैदराबाद की प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी पिंक रिबन और दिवाली। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। अरे नमिता, जल्दी चलो। कितना समय लोगी तैयार होने में? सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एक तुम हो कि इंतज़ार पर इंतज़ार कराई जा रही हो। ये मिसेस शर्मा बाहर से आवाज़ लगा रही थीं। अक्टूबर माह कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर का न केवल जागरूकता फैलाने का महीना था, बल्कि इस राक्षस की शिकार महिलाओं को इससे लड़ने और लड़कर विजयी बनने का संकल्प दिला रहा था। सभी डॉक्टर, मरीज और उनके घर वालों ने इस मुहिम को पिंक रिबन का नाम दिया था। हमारे शहर अहमदाबाद की हमारे क्लब की महिलाओं ने भी इस दिवाली के दिन ही घर घर जाकर सभी महिलाओं को शिक्षित करने का संकल्प किया था। मैं नमिता ठक्कर खुद इस राक्षस का न केवल शिकार हुई थी, बल्कि अपने डॉक्टर की मदद से उस कठिन घड़ियों को पार कर विजयी हुई थी। मेरी ही तरह 10 और महिलाएं थीं जो बिल्कुल कैंसर फ्री हो गई थीं। रोटरी क्लब, लायंस क्लब और अनेक समाज सेवी संस्थानों ने हमारे सम्मान की भी प्लानिंग की थी। पिछला गुजरा समय एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने से गुजर रहा था। अपनी कल्पनाओं में करीब खुद को 30 साल पहले की नमिता के रूप में देखने लगी, जब मैं कहीं नम्मो तो कहीं नम्मी तो कहीं किसी की सिर्फ नी थी। पूरा मोहल्ला, कॉलेज मेरा दीवाना था। मैं खुद भी अपने रूप से ज़्यादा अपने शरीर के उभारों की दीवानी थी। मुकेश का वो गाना, वो कान कमान भवें तेरी, शायद मेरे लिए ही बना था। मेरा तो सब कुछ कटीला और कातिलाना था, जिसमें मेरे उभरे हुए नुकीले उरोज यानी ब्रेस्ट, जिस पर सबकी नज़र अटक जाती। मैं भी टेलर की नाक में दम कर देती कि कभी कमर की फिटिंग तो कभी सीने की फिटिंग। मुझे इतना इटलाते देख अम्मा कहती, नम्मी इतना घमंड ना कर, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मैं तपाक से जवाब देती, मैं जो भी हूँ ऊपर वाले की ही नेमत हूँ, जो आपकी झोली में गिर पड़ी हूँ। कहीं और जन्म लेती तो मिस वर्ल्ड बनी होती। कॉलेज में लगभग हर बैच के लड़के मेरे दीवाने थे। मैं टाइट टाइट कपड़े पहन उन्हें ललचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। एक बार तो हमारी क्लासरूम के बाहर किसी लड़के ने टाइम टेबल वाले बोर्ड चौक से लिख दिया था, ए खुदा तू मुझे इतना बता, तूने नम्मों की कमर पतली क्यों बनाई? क्या तेरे पास मिट्टी की कमी थी या तूने रिश्वत खाई? फिर खुदा का जवाब भी उसने ही लिख दिया, ना तो मेरे पास मिट्टी की कमी थी और ना ही मैंने रिश्वत खाई। बस फ़र्क इतना है, कुछ मिट्टी उसके कमर से काट कर उसके सीने में लगाई। सभी लड़कियां जहां परेशान हुईं, मुझे लगा मैं तो हूँ ही ऐसी, इसमें कोई अपने को कैसे रोक सकता है भला। मैं चुप रही, लेकिन लड़कों की चुभती नज़रों से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। किसी सहेली ने कभी समझाने की कोशिश भी की तो लगा मेरे फिगर से जलती हैं। कभी किसी फंक्शन में साड़ी भी पहनी तो पल्ले को सीने के पास थोड़ा गिरा दिया और लड़के फिदा। एक बार तो कॉलेज के लेडीज़ बाथरूम के बाहर किसी मनचले ने दीवार पर लिख दिया, हमसे तो खुश नसीब इन पैखानों के पत्थर हैं, हम नम्मों के दीदार को तरसते हैं और ये उसे बेनकाब देखते हैं। पता नहीं मुझ पर अपने रूप का इतना गुरूर था कि ये देखकर भी मैं परेशान नहीं हुई। मेरी ही क्लास का एक मनचला जो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था, मेरे ना करने पर उसने जहर खा लिया। अस्पताल में उसे बचा लिया गया। होश में आने के बाद वो नमिता का नम नम बोलता था। घर वाले और अस्पताल वाले समझते थे वो मम मम यानी पानी मांग रहा है और उसे पानी पिलाते जाते। ये ऐसे वाक़ये मेरी ज़िंदगी में पहले हुए और सारे मेरे आकर्षण की वजह से। मुझे कभी इसका मलाल नहीं हुआ था और मैंने इतनों का दिल दुखाया या फिर कहिए उनके दिलों से खेला। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरी शादी नवीन ठक्कर, जो अहमदाबाद की एक बिजनेस फैमिली से थे, हो गई। नवीन ने जैसे ही मुझे देखा और वो कुछ सोच ही नहीं पाए। अम्मा इस शादी से खुश नहीं थीं, क्योंकि वो चाहती थीं कि रिश्तेदारी बराबर में हो। शादी के बाद मेरी खुमारी भी कुछ इस हद तक उतर गई, क्योंकि ससुराल में मेरी सूरत नहीं सीरत की ज़रूरत थी। मैं पूरी कोशिश करती कि मेरे फिगर को आँच ना आए, लेकिन ऐसा भला कहीं हो सकता है? काश अम्मा का कहा थोड़ा मान अपनी सीरत पर काम किया होता। 2 बच्चे हो गए,
कमर का कमरा हो गया। जहाँ नवीन के दूसरे दोस्तों की बीवियाँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और दूसरे इंटेलिजेंट डिस्कशन करती, वहीं मैं मुँह बाए उन्हें देखती रहती। इनका क्लब भी बड़ा एलीट क्लब था, जहाँ कंपटीशन भी इंग्लिश के, कभी वर्ड बिल्डिंग या ठीक कौन बनेगा करोड़पति की तरह सामान्य ज्ञान पर होते। वहीं मुझे तो लिपस्टिक के डिफरेंट शेड, प्राइमर, ग्लिटर के अलावा कुछ पता ही नहीं था। कभी मायके जाती तो भाभी भी अपनी सहेलियों के साथ डिफरेंट रेसिपी या बच्चों को बड़ा करने के तरीकों में डिस्कस करती मिलती। भाई भी भाभी का दीवाना हो गया था और उसके ही राग में गाने लगा था। मैं कुछ बोलने की कोशिश करती तो कहता, अपना ज्ञान अपने ही पास रहने दे, हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। मैं अगर पल्ला ठीक कर हमेशा की तरह अपने उर्जों का कटीलापन दिखाने की कोशिश करती तो माँ टोकती, अरे कुछ सीख भाभी से, कैसे घर बाहर सब इतनी सुघड़ता से मैनेज करती है। भाभी पास के ही महिला कॉलेज में न्यूट्रिशन की ही लेक्चरर थी। आए दिन भाभी के लेख पेपर में छपते और यदा कदा टीवी इंटरव्यू भी होते रहते। ससुराल में भी नंद और जेठानी भाभी के लेख पढ़ती और मुझे भी पढ़ने को कहती, जो ज़्यादातर डाइट और कैलोरी से रिलेटेड होते थे। पति की अक्सर बिजनेस मीटिंग्स होती रहती। अगर मुझे साथ ले जाते तो घर से ही ताकीद कर देते, डोंट ओपन योर माउथ देयर, जस्ट लिसन, ओके। वहाँ कोई भी ना मेरे नए नक्श की तारीफ़ करता और ना ही मेरे फिगर की, जो मैंने बड़े मुश्किल से 2 बच्चे होने के बाद वापस पाया था। पता नहीं मेरे अंदर की नम्मो निम्मी नी कहाँ गायब हो चली थी। यहाँ तक भी सब ठीक था, लेकिन ठीक माँ के कहे अनुसार ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक दिन 3 साल पहले, दिवाली के ही एक दिन पहले, अचानक हाथ दाहिने ब्रेस्ट को छू गया तो कुछ कड़ापन महसूस हुआ। पति से बताया तो बड़ा रूखा सा जवाब, ये यार तुम अपना ये ब्रेस्ट करना बंद करो, जानता हूँ तुम्हारे बड़े नुकीले बड़े सुंदर ब्रेस्ट हैं, बस हो गया ना। नंद को जब पता चला तो वो अपनी एक सहेली, जो अहमदाबाद की प्रसिद्ध कैंसर सर्जन थी, के पास मुझे ले गई। मुझे देखते उसने कहा, व्हाट ए ब्यूटी, कितनी प्यारी हैं तुम्हारी भाभी, बिल्कुल मिसेज वर्ल्ड। बरसों बाद किसी ने ऐसा वर्णन किया था मेरा। दिल की धड़कन जो ब्रेस्ट में कड़ापन देखकर बढ़ गई थी, थोड़ी थमी। नंद ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, नवीन की शादी के बाद यू आर आउट ऑफ स्टेशन, कुड नॉट मेक इट। उसके बाद तो हम मिले ही नहीं। नवीन की शादी को भी अब 12 साल हो गए हैं, निम्मो के 2 बच्चे भी हैं। बड़े दिनों बाद इतने प्यार से नंद के मुंह से अपने लिए एक नया शब्द निम्मो सुनकर दिल को ठंडक हुई। डॉक्टर बड़ी प्यारी थी। उसने मुझे बड़े प्यार से एग्जामिन किया और कहा, आई विल नॉट कीप यू इन डार्क, ये थोड़ा डाइसी लंप लग रहा है। जो भी है 100% नहीं कह सकते हैं कि ये कैंसर नहीं है। मैं तो मानो आसमान से गिरी। अभी तक चोली के पीछे क्या है वाले दम्भ में ही थी। हाथ कांपने लगे और लगा मानो मैं गिर जाऊंगी। मेरी हालत देख डॉक्टर ने बड़े प्यार से कहा, अरे तुम क्यों निराश हो रही हो, कहा ना मैंने, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइलाज भी नहीं है। गुड, तुम्हें पहले ही पता चल गया। तुम्हारी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की। तुमने दोनों बेटों को दूध पिलाया है ना। कैसे मैं बताती कि ब्रेस्ट का शेप खराब ना हो जाए, इससे मैंने बच्चों को अपना दूध कभी नहीं पिलाया और एक्टिंग की कि दूध आ ही नहीं रहा है। मेरी डॉक्टर ने भी मुझसे कहा था कि बच्चों को माँ के दूध की ज़रूरत होती है। सासू माँ और जेठानी समझाती रहीं कि ट्राई करो, पर मुझे तो खुद के फिगर की चिंता थी। खैर अब तो कोई चारा ही ना था। मैंने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब दूध आया ही नहीं। डॉक्टर ने अपनी आवाज़ में उतनी ही मधुरता और धैर्य से जवाब दिया, कोई बात नहीं, अपने ट्रीटमेंट के बाद पिंक रिबन ज्वाइन कर लेना और लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है। मुझे तो अपनी पड़ी थी, इतनी अच्छी बातें भी सुकून नहीं दे रही थीं। उसके बाद शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला। पहले बायोप्सी, जिसमें एग्रेसिव ट्यूमर का मिलना, फिर पहले 8 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी, मेरे बालों का झड़ना, पहले से ही पति द्वारा अच्छा प्रोफेशनल विग का ऑर्डर, विग पहन के मेरा पूरा प्रोफाइल बदल जाना, ये सब एक फिल्म की रील की तरह चलता गया। मुझे सोचने का समय ही नहीं मिला। कभी सासू माँ, कभी नंद, कभी पति इस तरह तीमारदारी में लगे हुए थे मानो हम सब किसी पिकनिक में आए हैं। मैं कभी विग उतारती तो पति पहनकर लड़कियों जैसी आवाज़ निकालते। माँ ने आने की पेशकश की तो पति ने रोक दिया और उन्हें बड़े प्यार से समझाया,
अरे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पूरी फौज है, आप अपना ध्यान रखें। कीमोथेरेपी खत्म होते ही मैं खुद अपने साथ लेकर आऊँगा। इतनी नज़दीक मैं तो कभी भी पति और ससुराल के दूसरे सदस्यों से नहीं हुई थी। बेटे भी स्कूल से आकर मेरे विग की चोटी बनाते और फिर कभी कभी मेरे सिर से उतार सामने आई वी फ्लूट देने वाले स्टैंड पर रख देते और बाप बेटे एक सुर में चिल्लाते, चिकनी मुंडी चने की दाल, मारो जूते उड़ गए बाल। फिर हम चारों ज़ोर ज़ोर से हंसते। इस तरह हमारी फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत तगड़ी हो गई। हरिवंश राय बच्चन की कही ये बात बहुत बार याद आई, मन का हो तो अच्छा, अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ऊपर वाले के मन से होता है। उसके बाद मेरी सर्जरी भी हो गई। मेरा गुरूर, मेरा ब्रेस्ट जाने का मुझे कोई गम नहीं था। सारा ट्रीटमेंट लगभग 1 साल चला और ठीक 1 साल बाद मेरे टेस्ट नॉर्मल आए, जिसमें पेट स्कैन भी शामिल था। फिर क्या था, मेरे अंदर दिवाली के ही दिन इत्मीनान और सेल्फ कॉन्फिडेंस के कई बल्ब जल उठे। इस बीच मैंने ब्रेस्ट कैंसर की एक एक जानकारी आत्मसात कर ली, चाहे वो ट्रीटमेंट से संबंधित हो या मरीज की मानसिकता से। तब से अब तक मैंने कितने पायदान तय कर लिए। हर साल अक्टूबर का महीना पिंक रिबन यानी ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष मायने रखता है। वैसे तो हमारा मिशन पूरे साल चलता है। इस साल दिवाली भी अक्टूबर के महीने में ही आई है। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे और पूरा परिवार पिंक रिबन मुहिम का हिस्सा है। मेरे चेहरे पर एक अलग चमक आ गई है। हमारी संस्था न केवल ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं का ट्रीटमेंट करवाती है, बल्कि उन्हें जागरूकता और आत्मविश्वास से भरपूर करती है, ताकि उनके अंदर भी वही उजाला हो जाए जो पिछले 3 सालों से मेरे अंदर हुआ है। इस दिवाली में हम सभी ने पहले घर घर फिर सभी अस्पतालों में जाकर कैंसर वार्ड के सभी मरीजों के साथ दिवाली मनाई। मेरा ये रूप दोनों परिवारों यानी मेरे ससुराल और मायके के लिए गर्व का विषय बन गया है। अभी आप सुन रहे थे जागरूकता और प्रामाणिक जानकारियों सहित डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक रोचक कहानी पिंक रिबन और दिवाली। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा और ऐसी ही उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।